नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से आज के अपने फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है हमारा समाज और नशे की समस्या। ये जो नशा है इसके कई प्रकार हैं जिसका हम लोग जिक्र करेंगे। इससे जुड़ी हुई कई किस्म की समस्याएं हैं, हम उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये जो पूरा कंसेप्ट है नशा क्या है, किस किस प्रकार का है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्राचीन काल से जो नशे का जिस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, तो इन चीजों का जिससे कि आदमी को नशा होता है, ये प्रयोग जब से मानव का अस्तित्व हुआ है वो किसी ना किसी रूप में करता रहा है। जो नशों के विभिन्न प्रकार हैं उनका भी मानव जाति से शुरू से वास्ता और संपर्क रहा है। हरेंद्र पाल जी, गुड इवनिंग। देखिए, नशे का जो सबसे प्राचीन हम लोग प्रयोग उपयोग मानव जाति द्वारा पाते हैं, तो एक तो इसका है मेडिसिनल कामों में, यानी दर्द निवारक या इस किस्म की चीजों के लिए भी, लूज मोशंस हो जाएं उसके लिए ये कुछ ऐसी हर्ब्स को यूज किया जाता था जिनका अगर परिमाण बढ़ जाएगा तो वो नशे में बदल जाएगा। तो एक तो दर्द निवारक के रूप में, जिसमें कि प्राचीन काल से जो एक बहुत नोन चीज है वो अफीम है। विस्तार से अभी इस पे बात करेंगे। दूसरी जो चर्चा है वो सोम रस के रूप में है, और सोम रस को एक किस्म की मदिरा भी माना गया है, दैवीय औषधियों का भी माना गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि वही चीज अगर प्रिस्क्राइब्ड तरीके से आप ले रहे हैं, मैं ये अफीम और जिसको सोमरस कहते हैं उसके विषय में कर रहा हूं, ये हर चीज पे नहीं है लागू। बट अगर आधुनिक संदर्भ में लें तो आप अगर किसी चिकित्सक के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लेते हैं, महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी नमस्कार, ऋषभ शर्मा जी नमस्कार, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लेते हैं तो वो दवा है, उसको बढ़ाते हैं तो वो नशा है। तो एक तो ये दवाई के रूप में, दर्द निवारक के रूप में, फिर डॉक्टर लोग देते हैं स्ट्रेस कम करने को, मनोविकार कम करने को, नकारात्मक सोच, डिप्रेशन, इस सब के लिए भी दवाइयां दी जाती हैं। अब ये जो दवाइयां दी जाती हैं, इन दवाइयों के अतिरिक्त की बात करते हैं। लेकिन इस बात को बढ़ाने के पहले मैं एक तो आपसे ये जिक्र करूंगा कि ये जो अफीम का नशा है और दूसरा मदिरा का नशा, इसके दुष्परिणामों का, यानी मेडिसिनल वैल्यू की बात हो गई, इसके दुष्परिणामों की चर्चा भी शुरुआत से हम लोग सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। कैसे? पहली चर्चा हम लोग सुनते हैं कि जब महाभारत का पूरा वर्णन है, तो उसके बाद जो यदु वंश है उसमें जो झगड़े हुए हैं और उसमें जो विनाश हुए हैं, उसमें विनाश के पीछे मदिरा का काफी बड़ा रोल बताया गया है। अगर हम लोग हिंदुस्तान के बाहर का देखें तो जो चीन देश है, चीन का बड़ा स्पष्ट
चीन का बहुत ही स्पष्ट ये अफीम का जो युद्ध हुआ था, ओपीएम वॉर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसमें उनके यहां यह हुआ कि पूरा का पूरा एक सभ्यता, एक देश अफीम के चक्कर में बर्बाद हो गया। अगर इसी का एक दूसरा रूप देखें तो मध्यकाल में, आदि मध्यकाल और उसके बाद के में भी जो हमारे राजपूत योद्धा थे, उनके बारे में कई इतिहासकारों ने ऐसी चर्चा की है कि वो अफीम का सेवन करके वो युद्ध में जाते थे और अपने जुनून में वो या तो युद्ध जीतते थे या प्राणोत्सर्ग कर देते थे, और वो अफीम का उपयोग, उसका संदर्भ कई बार आया है। उसके बाद जो राजा महाराजा और बादशाह लोग थे, उनके में अफीम और मदिरा दोनों का विशुद्ध नशे के रूप में प्रयोग किया हुआ चर्चा हम लोगों को देखने को मिलती है। अब अगर आप आधुनिक काल पर आए तो सबसे पहले इस नशे के संबंध में जो निगेटिव चीजें हैं, उसके संबंध में कुछ आंकड़े आपके सामने सबसे पहले मैं प्रस्तुत करूंगा, जिससे यह अंदाज होगा कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है और कितना भयावह परिणाम इसके हो सकते हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक 2009 और 10 में भारत में लगभग 12 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे थे, और तंबाकू से होने वाली बीमारियों के ऊपर उस काल में लगभग 1,04,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों का जो कर्जा माफ हुआ था सिंह जी की सरकार में, वो 1,76,000, वो जो किसानों का कर्जा माफ हुआ था वो 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। नीना गुड इवनिंग। और ये 1,04,500 करोड़ रुपए इलाज में खर्च हो गए। एक सिगरेट आपकी जिंदगी के करीब 9 मिनट पी जाती है, और भारतवर्ष में हर साल लगभग 10-11 लाख के बीच में मौतें तंबाकू पदार्थों के सेवन से होती हैं। दुनिया के संदर्भ में लें, संजीव उपाध्याय जी धन्यवाद, दुनिया के संदर्भ में लें तो हर 7 सेकंड में तंबाकू और मादक द्रव्यों से हर 7 सेकंड में एक मृत्यु होती है। प्राची गुड इवनिंग। और इसमें एक भयंकर बात यह और है कि हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू, बीड़ी, इसके नशे का उपयोगकर्ता लोगों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो नशा है, इस नशे की कैसे शुरुआत होती है और इस नशे के प्रकार क्या हैं। गुड इवनिंग, प्रणाम एंड हैप्पी बर्थडे। हरेन पाल जी नमस्कार, थैंक यू। देखिए, नशे में एक तो पारंपरिक नशे हैं। पारंपरिक नशों में क्या आता है? मदिरा है ही है, तंबाकू है ही है, भांग है ही है, और अफीम, गांजा, चरस, ये भी मदक, ये पारंपरिक नशों में है। और यहां मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये और आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे मैं चतुर्वेदी कम्युनिटी से आता हूं, जैसे जो ये ब्रज क्षेत्र है मथुरा के आसपास का कई किलोमीटरों के रेडियस में, जैसे काशी है, यहां के सामाजिक चाल चलन में भांग जो है नशा नहीं माना जाता है, बल्कि जिस संदर्भ में हम लोग नशे की बात कर रहे हैं उस संदर्भ में इसको पारंपरिक नशे को बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन है वो नशा और उसके रूप बहुत और नशा कुछ भी कहिए उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते अनलेस इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सम मेडिसिनल कॉज। नशा गलत ही है। पारंपरिक नशों के बाद दूसरे होते हैं सिंथेटिक नशे, जो बहुत भयंकर हैं और जिनसे संबंधित चर्चाएं टीवी पे भी आजकल हम लोग देख रहे हैं। सिंथेटिक नशों में एलएसडी है,
स्मैक है, एक्सटेसी है, हेरोइन है, कोकीन है, हशीश मारिजुआना है, ये सब चीजें सिंथेटिक केमिकल बेस्ड नशे हैं। अगर आप नशे के एक और प्रकार की चर्चा करें जिसको कि अगर अति ना हो जाए और उसका परिवार और सब पर असर ना पड़ने लगे, तो वो नशे अच्छे भी हैं। जैसे आप बागवानी का नशा पाल लें, पढ़ने का नशा पाल लें, वीडियो गेम भी एक नशा है, और जो भक्ति वगैरह में नृत्य संगीत और जिसमें डूब जाता है आदमी, उसमें भी एक नशा है। लेकिन इसका अगर बैलेंस गड़बड़ हो जाए और अति हो जाए तो ये भी पारिवारिक शांति को आपको नुकसान कर सकता है। जी ममता तिवारी जी, मैं अभी इस बात पर आ रहा हूं। अब देखिए, ये जो नशे के प्रकार के बाद अब मैं इस पे आऊंगा आपसे कि नशे की शुरुआत कैसे होती है। नशे की जो शुरुआत है, नशे की शुरुआत में एक पार्ट तो ये होता है कि दर्द से बचना है, नशे के लिए नहीं, नींद के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, स्ट्रेस है, किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोविकार है, पलायनवादी सोच है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, मां बाप परिवार में बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी अति व्यस्तता होती है, परिवार में कलह होता है, बेरोजगारी का भी अवसाद होता है, हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये सब भी नशे के कारण है। और नशे का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिन लोगों को आप सेलिब्रिटी समझते हैं, जिन लोगों को आप आदर्श मानते हैं, जब वो नशे का विज्ञापन कर रहे होते हैं, जब वो नशे का सेवन कर रहे होते हैं, तो उसका भी प्रभाव, जिसको दुष्प्रभाव कहेंगे, पड़ता है और नशे की शुरुआत होती है। इसके अलावा ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो खिलाड़ी लोग हैं वो अच्छा परफॉर्म करने को कभी कभी उनका भी नशे का, ड्रग्स लेने का किस्सा सुनने में आता है। लेकिन इस सब के अलावा नशे का एक और कारण है, वो बहुत कॉमन कारण है। वो जो कॉमन कारण नशे का है, जी लीना मामी जी थैंक यू, जो वो नशे का कॉमन कारण है और वो यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में होता है, वो है उत्सुकता। अरे भाई क्या है देखें। और इसका मैं एक किस्सा आप बीती बताऊं आपको। मैं और मेरे एक मित्र थे, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने मित्र का नाम नहीं लूंगा, उनके भाई साहब विदेश व्यापार करते थे। तो जब वो विदेश से आए तो कुछ सिगरेट लाए, तो मेरे एक मित्र एक सिगरेट का पैकेट ले आए। तो हम लोगों को ये उत्सुकता थी कि ये सिगरेट कैसी लगती है। तो हम दोनों ने कमरा बंद किया। ये उत्सुकता से नशा कैसे होता है या हो सकता है उसकी बता रहा हूं। हम लोगों ने कमरा बंद किया और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। ईश्वर का धन्यवाद है कि उसमें कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा और इतनी खांसी आई कि उसके बाद दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। लेकिन जोक्स अपार्ट, सही बात यह है कि ये जो उत्सुकता का एक फैक्टर है, ये व्यक्ति को नशे की तरफ, टीनेजर्स को, यंग लोगों को नशे की तरफ ले जाता है और फिर वो आदत पड़ जाती है। अभी उसके मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट पर भी आपके सामने आऊंगा। नशे में इसके अलावा एक टर्म है किक फैक्टर। ये किक फैक्टर क्या है? ये किक फैक्टर ये है कि आपने किसी आनंद के लिए, किसी चीज से आपको आनंद आया, तो उस आनंद की अनुभूति कैसे होती है? उसके साइंटिफिक ये है कि कुछ ऐसे हार्मोनल सेक्रीशन होते हैं हमारे ब्रेन से, हमारी ग्लैंड से, कि हमको आनंद की अनुभूति होती है। कोई बहुत खुशी की खबर है, कोई बहुत हमारे मन का काम हो गया, तो ये नेचुरल आनंद की अनुभूति होती है। डोपामिन और कई ऐसी चीजें हैं जिनका स्राव होता है हमारी ग्लैंड से और उससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। अब अच्छी खबर के पीछे कौन रोज रोज खोज करेगा? तो आसान तरीका क्या है कि थोड़ा सा नशा कर लिया।
अब उस नशे से वो किक आती है, आनंद, अच्छा लगना। उसका एक रिसर्च ये हुई है जिसपे कि अभी थोड़ा डिस्कशन भी होता है कि ये जब नशा आपकी बॉडी में जाता है तो आपके ब्लड को ये थोड़ा थिन करता है, तो वो जो आपकी नसें हैं, आर्टरीज हैं, उसमें वो तेजी से बहता है और वो कुल मिला के आनंद की अनुभूति है। तो फिर उसकी अर्ज उठती है बार बार। अब जब वो बार बार उस आनंद की अनुभूति की आवश्यकता उठती है तो आप दोबारा नशे की तरफ अग्रसर होते हैं, आकर्षित होते हैं और बाद में कंपेल भी होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जाके ये बात होती है कि जैसे मान लीजिए एक किसी हम नंबर की बार लेते हैं कि हमको 10 नंबर का आनंद चाहिए, तो पहले हमने इतना सा नशा किया और हमको आनंद मिल गया। अगली बार वो क्वांटिटी बढ़ जाती है उस 10 नंबर के नशे के पीछे। एक तरह की मृग मरीचिका है, लेकिन मृग मरीचिका में वो चीज अचीव नहीं होती। इसमें आप डोज बढ़ाते जाओ, वो अचीव होती चली जाती है। तो वो जो किक फैक्टर है, वो जो आनंद की अनुभूति, इसमें देखिए ये खाली अभी जो किक फैक्टर है, ये मिठाई का जिनको शौक है वो मिठाई खाने से भी अर्ज होती है, किक फैक्टर होता है। आपने मिठाई खाई और वो अच्छा लगा, खुशी की खबर का, जैसे मैंने आपको बताया, किसी से आप प्रेम करते हैं, कोई चीज है वो आपको मिल गया, वो प्रेम मां बेटे, बाप बेटे, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी हो सकता है। तो वो आपको जो अच्छी चीज लग रही है, लेकिन जब इसको आपको क्रिएट करना है तो आप सहायता लेते हैं, शुरू हो जाता है नशे का, और फिर इसको बार बार हमारा शरीर मांगता है और फिर हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो उसके लिए अभ्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में वो जो चीज है वो उसको हम एडिक्ट हो जाते हैं और इसी को कहते हैं नशे का आदी हो जाना। ये जो नशा है, इसके अगर हम लोग दुष्परिणामों पे आए, शरीर पे डेफिनेटली बुरा असर पड़ता ही है, सब जानते हैं। दिमाग पर असर पड़ता है, चली जाती है, क्राइम, अभी मैं इसको इलेबोरेट करूंगा। क्राइम होता है, उससे सोसाइटी का माहौल खराब होता है और हैबिट फॉर्मेशन से शरीर भी खराब होता है। शरीर में हार्ट की समस्या, लंग की समस्या, स्ट्रोक वगैरह, दिमाग में समस्या, कैंसर, सिस्टम, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि ये नशा दुष्परिणामों के रूप में प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा जो लोग बहुत से नशे इंजेक्शन से, सिरिंज के रूप में लेते हैं, उसमें अगर सिरिंज, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी, ये सारी चीजों का, यानी एक तो नशे का दुष्परिणाम है, वो आपके शरीर को खराब कर रहा है, और उसके बाद वो जो नशा है उससे एक अलग किस्म का इन्फेक्शन और हो गया, और उस इन्फेक्शन से हमारे शरीर के सामने अब एक मानसिक दुश्मन हो गया, क्योंकि हमारे मानसिक समस्या होने लगी। आर्थिक दुश्मन हो गया, क्योंकि हम आर्थिक समस्या में फंसने लगे। शारीरिक दुश्मन हो गया, क्योंकि हमारे शरीर के अंगों पर असर पड़ने लगा यदि हम उस नशे का मात्रा बढ़ाते हैं। दिमाग में मेंटल डिसऑर्डर, पहले क्या नशा कर रहा है, फिर ये नहीं मिले तो ये इसके दुष्परिणामों के रूप में ये चीज एग्रीवेट होने लगती है। मेंटल डिसऑर्डर अब होने लगा, एंजाइटी होने लगी, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, थोड़ा पागलपन का असर जिसको कहते हैं, दौर पड़ना कहते हैं। नशे के सारी इसकी भयावह वो लोग ज्यादा कर सकते हैं दुर्भाग्य से जिनके परिवार में कोई व्यक्ति नशे का चक्कर में पड़ गया और फिर उस परिवार में ये एक लिखा जाए तो एक दुख भरी कहानी होती है। और इसको मैं ऑथेंटिकली आपके सामने इसलिए कह पा रहा हूं कि मैंने ऐसे कई मेरे निकट के लोग हैं जिनको मैंने अपने शरीर को, अपने परिवारों को या अलग अलग तरीके से बर्बाद होते या बर्बाद करते देखा है। और ये बहुत तकलीफ की बात है। इस नशे के शारीरिक, मेंटल
इसके अलावा कारण क्राइम बढ़ते हैं। रोड एक्सीडेंट, शराब पी के आप लोग जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह का कानून में कितना भी आप कड़ाई कर लो, ये समस्या आती है। और जो अल्प आय वर्ग है, मध्य आय वर्ग है, वहां जब नशे का एक बार घर में एंट्री हो जाती है तो आर्थिक अभाव की भी शुरुआत हो जाती है, यानी ये गरीबी भी बढ़ाने में योगदान दे देता है। अर्थात सोशली पूरा समाज का जो एक फैब्रिक है वो अफेक्टेड होता है। नशे का और अपराधों का इतना भयंकर संबंध है कि हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, राहजनी, इस तरह की घटना जो होती हैं उनमें एक रिसर्च ये कहती है, आंकड़े ये कहते हैं कि 73.5% तक के मामले वाले लोग नशे में थे। और आप सोचिए इसकी भयावहता कि जो बलात्कार के मामले हैं उन मामलों में नशे के दौरान ये ऐसे कुकृत्य करने का प्रतिशत 87% तक पाया गया है। अगर हिंदुस्तान के बाहर की बात करिए तो नार्को टेररिज्म जो है, इसमें अनाप शनाप पैसा आता है और उस पैसे से टेरर फंडिंग होती है। इसको नाम दिया गया है नार्को टेररिज्म। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, दक्षिण अमेरिका के कई देश ये जो हैं ये इसकी चपेट में, जद में, और इससे कहीं ना कहीं इनके बहुत से लोग जुड़े हुए भी, निकारागुआ, मानागुआ, इन सब की चर्चाएं हैं। ये सोशल फैब्रिक डैमेज कर देता है, वो तो बात अपनी जगह है ही है। छोटे बच्चे इस चक्कर में पड़ जाते हैं, जो टीनेजर्स हैं, इजी मनी के चक्कर में कि यहां से वहां पहुंचा दो, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। और एक आपको जान के ताज्जुब होगा कि बहुत से देश दक्षिण अमेरिका के ऐसे हैं जहां फार्मिंग का पूरा जो सेटअप और सिस्टम है वो बर्बाद हो गया नशे में। आप कहेंगे नशे में कैसे बर्बाद हो गया? ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन लोगों ने नशे वाली फसलों की फार्मिंग धीमे धीमे वो बढ़ाते चले गए। फसलों का साइकिल बिगड़ गया। जिन चीजों की जरूरत और जिन चीजों की खान पान इन सब में आवश्यकता ज्यादा थी, वो सारी फसलों का सिस्टम बिगड़ता चला गया। ये जो नशा है, अगर आप असलियत में कहें तो हिंदुस्तान के लिए भी एक समस्या। जो हमारे यहां एनडीपीएस एक्ट है, इसमें 2014 में 43,290 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 14 में 821। अमित सिंह जी, थैंक यू, नमस्कार। समय आपको मिल गया इस प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 6,180 मामले दर्ज हुए और पूरे देश के राज्यों में जो सबसे कम मामले थे वो सिक्किम राज्य में दर्ज हुए, कुल 10, 2000, और पूरे भारत में 1,290 ये तो दर्ज हुए हैं। तो क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में एक जमाने में ड्रग ट्रैफिकिंग के चक्कर में युवा पीढ़ी पे कितना बुरा हाल पड़ा है। ये बड़ा एक पर्टिकुलर पीरियड, उसमें वहां की जो युवा पीढ़ी थी वो नशे के चक्कर में बिल्कुल बर्बादी के उस पर कगार पे थी। शैलेंद्र शर्मा जी, नमस्कार, धन्यवाद। अब ये जो नशे का मामला है, इसको आप देखिए कि जो सरकार है 1986 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो भारत सरकार ने एनसीबी का गठन किया इसी नशे के मामले से निपटने के लिए, जिसकी कि आजकल टेलीविजन पर हम लोग चर्चा रोज देख रहे हैं।
थोड़ा मैं टेलीविजन के मामले का भी आपसे जिक्र कर दूं कि देखिए, इस नशे की, मैं ये नहीं कह रहा कि किसने किया किसने नहीं किया, क्योंकि ये काम कानून का है, हालांकि मीडिया ट्रायल करता है, लेकिन मेरा मानना है का काम है। लेकिन हरेंद्रपाल जी, बहुत अच्छा है अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कुछ लोगों को इससे लाभ हो जाए। ये जो कानून का काम है वो आजकल मीडिया करने की कोशिश करने लगा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप भयावहता सोचिए, भयावह कि इसमें जो लोग नशे के चपेट में हैं उसमें कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। आप और दूसरी चीज आप ये देखिए, बड़े लोगों के नाम के अलावा कि ये सेलिब्रिटी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं टेलीविजन पर, और मैं इस बात की कड़े और घनघोर शब्दों में भर्त्सना करने जा रहा हूं, कंडेम करने जा रहा हूं कि ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो कि पब्लिक के प्यार से बड़े बने हैं, ये लोग नशे की चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आप पब्लिक को बेवकूफ, आपने उस पर लिख दिया एडवर्टाइजमेंट आप सोडे का कर रहे हैं, और उस पर राजेंद्र सिंह जी थैंक यू नमस्कार पर सोडा है इस कंपनी का, या दिखा दिया कैसेट है, म्यूजिक सिस्टम है। आप सोडे और पानी के लिए इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आप अपने देश के लिए, और इन टेलीविजन चैनल वालों को शर्म नहीं आती है। कमल चौधरी जी नमस्कार। मैं इमोशनल हो रहा हूं, और इमोशनल होने का कारण है कि हमारे जब होती कॉल है तो खून नहीं, वो सितारे ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जब तक उस विषय में कहना चाहिए अवेयरनेस नहीं थी तो ठीक है, अब अवेयरनेस है ना, तो आप पानी के नाम पे और कैसेट के नाम पर और सोडे के नाम पे आप शराब का, सिगरेट का, नशे की चीजों, जिन लोगों ने प्यार बनाया बदला, उनकी नई जनरेशन को बर्बाद करने रहे हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी, सिर्फ फिल्म वालों से मतलब नहीं है, चाहे आप खिलाड़ी हैं, चाहे आप फिल्म वाले हैं, चाहे आप कार्यकर्ता हैं, इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती, और आप ऐसे कानून का फायदा उठाते हुए कि उसकी लूप होल का फायदा, शराब की ब्रांड का, सोडे या पानी का एडवर्टाइजमेंट करके आप किसको बरगलाना चाहते हैं? अगर मेरी इस आवाज को कुछ ऐसे लोग सुने तो आत्मावलोकन करें और यह तय करें कि इसके बदले जो पैसा मिल रहा है उसके बदले जाने ये आपको शोभा नहीं देता। ये जो लालच है इसकी कहीं हद होनी चाहिए, कुछ लिमिट होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है जनता के प्रति भी। ये जो नशा है ये एक किस्म की ड्रग एडिक्शन, गंभीर किस्म की बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। अब आपसे मैंने तकलीफों की चर्चा कर ली। आप सोचिए, आपने सिगरेट पीनी शुरू की और आपने यह भी सोच लिया कि कोई बात नहीं है, कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे, मजे तो ले लो। ऐसा नहीं है। आपसे एक व्यक्ति से पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। कहीं मां बाप हैं, कहीं भाई बहन हैं, कहीं पत्नी बच्चे हैं। आपने ड्रग्स ले लिए, आप क्या कर रहे हैं? आपने शराब पी के गाड़ी चलाई, और ये जो सरकारों की भी एक अजीबोगरीब पॉलिसी है कि आप सिगरेट बिकने भी दे रहे हैं
और उस पर लिख रहे हैं कि इससे कैंसर हो जाएगा, हो सकता है। तंबाकू बिकने भी दे रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट भी दिखा रहे हैं कि उससे कैंसर हो रहा है। शराब को बेचने के लिए मेहनत करते हैं, नीलामी होती है कि ठेका ज्यादा से ज्यादा हो। और अभी कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के बाद, हम लोग ने ऐसे जोक कई बार सुने, पढ़े व्हाट्सएप अनेकों जगहों पर कि शराबियों की वजह से जो टैक्स आ रहा था उससे सरकार को लाभ हो रहा था। हंसी मजाक की बातें अलग हैं, लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए कि इसके बारे में, मतलब आपने, ऐसा है कि ये तो हथियार जैसा हो गया कि लाइसेंसी हथियार है तो लीगल है, लाइसेंसी दुकान से आपने शराब ली तो लीगल है, गैर लाइसेंसी से आपने ली तो इल्लीगल है। ये चीजें सोचने की हैं। ये जो प्रश्न और मुद्दे हैं, ठीक है, आज टेलीविजन पर चल रहे हैं, एक ऐसा घटनाक्रम हो गया है तो सारे देश का ध्यान है, किंतु हम आप जिस समाज में रहते हैं वहां आसपास निगाह फैला के तो देखिए, आपको किसी ना किसी घर में दबी छुपी सिसकियां सुबकियां मिल जाएंगी नशे से। अगर वहां पर कोई पीड़ित है तो बाकी लोगों की कहीं बीमारी होगी, कहीं कलह कलेश होगा, कहीं आर्थिक अभाव होगा, कहीं सोशल डिसऑर्डर होगा, कहीं क्राइम होगा। और ये सारी चीजें जो हैं, इनकी जड़ में जब आप ढूंढेंगे तो बहुत सी जगहों पर नशा मिलेगा। कमलेश जैन छम्मू जी धन्यवाद, अशोक कुमार पांडे जी सादर प्रणाम। उपाय की चर्चा भी करनी है। नशा मुक्ति आंदोलन को खाली दीवार पे लिखे के रूप में मत लीजिए। जितने लोग उन समाज विरोधी सेलिब्रिटीज के सोडे और पानी और म्यूजिक कैसेट और उन कंपनीज के, इनके नामों की आड़ में नशे की सामग्री बेचे जाने से प्रभावित होते हैं, उससे ज्यादा लोगों को तैयार नशा मुक्ति आंदोलन के जो छोटे छोटे दीवार पे स्लोगन लिखे हुए हैं उनसे प्रभावित होने को। ये जो सामाजिक कारण है, घर के परिवार के कलह कलेश है, मां बाप की अति व्यस्तता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सारी जो चीजें हैं, ये आपके बच्चों को नशे की तरफ, एकाकीपन, अवसाद, नशा, और नशे से ये चक्र फिर उल्टा शुरू हुआ। उपेंद्र कुमार यादव जी नमस्कार। तो हमको जो नशा मुक्ति से संबंधित बातें हैं उनको कभी लाइटली नहीं लेना है। दूसरा, इस खाली के आज हमारी आपकी बात हो गई और कल खत्म हो गई। हमको इसको सामाजिक जागरूकता, आप चार दुनिया भर की बातें करिए लेकिन इसकी जागरूकता भी पैदा करिए। लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस नशे की चपेट में सबसे ज्यादा नौजवानों के आने की संभावना रहती है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसके लिए हमको लोगों को जागरूक और शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि इस समस्या को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। इसको लाइटली मत लीजिए। ये एक ऐसी कि मालूम नहीं पड़ता कब चुपके से किसके घर में घुसे आई। जो ड्रग्स खास तौर से हैं, देखिए शराब की तो बदबू भी आ जाती है, भांग वाले की आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये जो ड्रग्स वाली समस्या है, ये पता नहीं होता, बड़े दबे पांव नशा आता है और फिर कोलाहल मचाने लगता है। तो इस दबे पांव अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में घुसने वाले इस दबे पांव के शत्रु को जहां रोक सकते हैं वहीं रोक दीजिए और इस समस्या को बहुत गंभीरता से लीजिए, बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। कानून कड़े होने चाहिए, बिल्कुल कड़े कानून हैं। अल्प मात्रा
पर 1 वर्ष की सजा है और 10,000 तक का जुर्माना है। मैं ये यहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसलिए कह रहा हूं कि पीपल मस्ट नो कि जो गड़बड़ चीज है इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है सजा के रूप में। बाकी तो सजा है कि लिवर खराब हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है, दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है, ये सारी चीजें नशा करा सकता है। और कोई सोचे कि कैंसर भी हो जाए, कोई ये सोचे करता रहेगा और ता जिंदगी सही रहेगा, तो कोई ना कोई दुष्परिणाम से तो आपने जहां अति की, जो दबे पांव आया था कोलाहल मचाना शुरू। जो मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा के बीच की मात्रा है उसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास है और 1 लाख तक का जुर्माना है, 10 साल जेल में रहने का प्रावधान है। और अगर कॉमर्शियल वाणिज्यिक मात्रा है तो 20 वर्ष तक, यानी जिंदगी बर्बाद, 20 वर्ष तक का कारावास है और कम से कम 1 लाख और नहीं तो 2 लाख तक का जुर्माना है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां के जो सिस्टम है उसमें नशे को अभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये जो टीवी पे चल रहा है इसमें तो टीआरपी ज्यादा है, गंभीरता कितनी है ये आप ही लोग निर्णय करिए। लेकिन देखिए, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा चलते चलते, वो बात यह है कि अब आप अपना एक इंट्रोस्पेक्शन तो करिए ही, लेकिन अपनी इंडियन फिलॉसफी के बारे में एक जो बहुत बड़ा उपनिषद वगैरह का पहलू है उस समय इस पे सोचिए कि हमारे यहां हमेशा से कहा गया है कि ये जो भौतिक और वस्तुपरक सुख है, वही किक, आनंद, ये भौतिक और वस्तुपरक पे जो हमारा पूर्व का संस्कार है वो डिस्करेज करता है। इंडियन फिलॉसफी, कुमार फतेह बहादुर सिंह जी, थैंक यू, आपने समय निकाला, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ड्रग्स के मैटर में पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा और प्रशासन को, आज के नौजवान को भ्रमित है, सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। इंडियन फिलॉसफी पे देखिए, वो कहते हैं कि जो हमारा आंतरिक है ये उत्थान हो, ये जो किक है वो किक आंतरिक हो, किक आंतरिक हो, बाकी जो है वो कहते हैं भौतिक चीजों में कुछ नहीं रखा है। तो आप चाहे अपने दर्शन की बात करिए, चाहे कुछ आप सोचिए, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि नशे से बचिए, बचे हैं तो औरों को बचाइए, इस बात का प्रचार करिए। और नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि जो सेलिब्रिटी आपके आदर्श हैं, जी अवधेश पांडे जी सही कह रहे हैं, कानून में ढिलाई भी है, लूप होल भी है और इसकी वजह से भी समस्या है, बट ये एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय समस्या भी है। और इसके जो बहुत से फैक्टर्स हैं, टेररिज्म, ये सब, इन सबको ध्यान में रखते हुए और नौजवान पीढ़ी की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो जो मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं वो बात यह है कि देखिए, कानून अपनी जगह है, सब चीज है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि इसको हम नशे को शत्रु माने, नशे करने वालों को नहीं, क्योंकि नशे करने वाले तो इस शत्रु का शिकार हो चुके हैं। और खाली शराब पी के मदहोश होने वाले और ड्रग्स लेके तमाशा करने वालों को ही खाली आप नशेबाज मत मानिए। सिगरेट भी नशा है, तंबाकू भी नशा है, ये साइलेंट किलर्स हैं। अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाना, अपने समाज को बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। अवेयरनेस फैलाना, पहले खुद अवेयर होना, फिर इस बात को आगे बढ़ाना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। और ये एक दिन का काम नहीं है, तो सतत प्रक्रिया है।
तो मैं आपसे ये अपील करूंगा, और उन लोगों से विशेष तौर पे जो शासन में हैं, प्रशासन में हैं, उनसे तो मैं ये अपील करूंगा कि भाई आप इसके बारे में जागरूकता फैलाइए। और जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे मैं ये अपील करूंगा कि कृपया करके, आप सेलिब्रिटी हैं, जनता के प्यार से इस स्थान पर पहुंचे हैं, आप ऐसी चीजों का एक कोवर्ट तरीके से या लुके छुपे तरीके, किसी कोई बेवकूफ नहीं है, ऐसे तरीकों से इसका प्रचार और प्रसार मत करिए। निंदा की बात है। ये जो काम कर रहे हैं समाज विरोधी काम है, और आपकी भर्त्सना इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस समाज ने आपको इस जगह पहुंचाया है कि आपको आदर्श माना जाए। और समाज के लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि आप किसी सेलिब्रिटी को आदर्श मानते हैं, किसी सेक्टर से, समाज के किसी क्षेत्र से वो आता हो, अगर वो नशा करता है तो उसको आदर्श मानना बंद कर दीजिए। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आखिर में यही निवेदन करूंगा कि बचिए और बचाइए। आप लोग ने आज की चर्चा के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और जो मैं इन एपिसोड्स में, फेसबुक लाइव के में हर बार कहता हूं, वो अपील आपसे फिर करूंगा। कोरोना की भयावहता कम नहीं हुई है, लापरवाही मत करिए। इष्ट मित्र, निकट के लोग, हर जगह कोई ना कोई परिचित कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ रहा है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, फिर भी ये गंभीर है, घातक है। लापरवाही मत करिए। अपनों के जीवन की चिंता करिए। धर्मेंद्र सिंह जी, थैंक यू। अपने जीवन की अपनी वजह से चिंता नहीं है तो अपनों की वजह से अपने जीवन की भी चिंता करिए। सावधान रहिए और बरतिए, औरों से भी कहिए। नशा मत करिए। धन्यवाद कुंवर फतेह बहादुर सिंह जी। नशा मत करिए। नशे वालों को कभी भी महिमा मंडित मत करिए। दूसरे लोग महिमा मंडित कर रहे हैं तो डिस्करेज करिए और विरोध करिए। हमारा, आपका, सबका दायित्व बनता है अपने समाज के प्रति और अपनी आगे की पीढ़ियों के प्रति और अपने देश के प्रति। यह भी देशभक्ति है। अंत में मैं ये कहूंगा कि आप लोग ने समय निकाला, इसके लिए आपका आभार। अगले सप्ताह प्रयास